Hello, students. How are you? So, hi, and I hope you all are doing very well. और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही हैं, राइट? आई होप सो. और let's talk about bio now. So, in the last lecture, we covered control and coordination, part 1. तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, हमने रिफ्लेक्स आर्क तक पढ़ा था, right? We discussed about the nervous system. So when I talk about last lecture, तो जो reflex arc है, reflex action है, वो पूरा ही topic is very very important, right? So now in today's lecture, we will be covering part 2 of chapter control and coordination, right? So let's start. Okay, so students, in this lecture, we will firstly discuss about human brain, right? So, brain is the highest coordinating center in the body. So, as you all know already कि जो brain है हम उसको क्या बोलते हैं? It is the control center of our body. जो भी हमारी body की functioning होती है वो कौन control करता है? हमारा brain. So now let's talk about location of the brain कि हमारी body में brain कहाँ located होता है. So the brain is located inside the skull of our body at the top of the spinal cord. So अब हमारे जितने भी vital organs हैं, they are protected by bony structures, right? जैसे हमारे lungs हैं, हमारा heart है, it is protected by rib cage. सिमिलरली जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ से प्रोटेक्टेड होता है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स विच इज कॉल्ड एज skull. Okay, so it is protected by a bony box in the skull which is called as cranium. So the brain is surrounded by 3 membranes which are called as meninges. तो हमारा जो ब्रेन होता है उसके आसपास ब्रेन इज सच, इट इज सो वाइटल फॉर आवर बॉडी, तो इट इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड. So it is surrounded by 3 membranes which are called as meninges which help to protect it. So there is, अब क्या होता है, जो meninges होती हैं, जो layers होती हैं, इनके बीच में क्या होते हैं? Space present होता है. So the space which is between the membranes, or you can say meninges, it is filled with a cerebrospinal fluid or CSF. तो जो membranes होती हैं उनके बीच में जो space होता है, it is being filled by the CSF which protects the brain from mechanical shocks. तो इन केस जैसे अगर इफ समवन फॉल्स है ना, और ब्रेन पे क्या होता है, एकदम मैकेनिकल हिट आता है, एकदम मैकेनिकल शॉक होता है, तो इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड. तो एकदम क्या होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे नहीं आता डायरेक्ट. सो इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर इन आवर ब्रेन, राइट? तो नाउ अब क्या है, जो हमारा ब्रेन है, जैसे हम क्या होता है, हमारा हर बॉडी ऑर्गन को वी डिवाइड इनटू सम रीजन्स. जैसे हमारा स्टमक है या हमारा हार्ट है, चैम्बर्स में डिवीजन होता है. सिमिलरली हमारा जो ब्रेन है, इट इज ऑल्सो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. सो व्हाट आर दीज 3 रीजन्स? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सो नाम से ही पता चल रहा है, फोर ब्रेन मतलब विच इज जो थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन है, जो ऊपर वाला अबव वाला पोर्शन है ब्रेन का, दैट इज द फोर ब्रेन. मिड ब्रेन जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के सेंटर में है, कहीं बीच में लाई करता है. और हाइंड ब्रेन जो नीचे वाला पोर्शन है, हाइंड मीन्स जो पीछे नीचे वाला जो पोर्शन है. सो द फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरिब्रम. अब क्या है, इसमें भी हमने क्या है, पार्ट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं. ये जो पार्ट्स हमने डिवाइड करे हैं, रीजन्स डिवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी क्या आते हैं, पार्ट्स आते हैं. तो जब हम फोर ब्रेन की बात करते हैं, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरिब्रम. द मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन. सो मिड ब्रेन का हमने और फर्दर डिवीजन नहीं किया है. मिड ब्रेन इज ओनली मिड ब्रेन. द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटर्स, और ये 3 सेंटर्स कौन से हैं? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला. ठीक है, तो ये 3 हमारे किस में होते हैं? हाइंड ब्रेन में. तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स. So let's talk about cerebrum first. So the cerebrum of forebrain is the main thinking part of the brain. It is the site of our faculties such as
learning, reasoning, intelligence, personality, and memory. All our thoughts, sensations, actions, and movements are controlled by the cerebrum. So see, जो cerebrum है, it is the main, ये बहुत ही core region है हमारे brain का. हमारे बहुत सारे functions control करता है cerebrum. So the cerebrum has different areas for performing different functions. There are association areas in cerebrum which control thinking and memory. These association areas also store information and experiences. ठीक है, तो अब obviously बहुत सारी information है. अब जैसे when you are learning something, अभी जैसे आप ये lecture देख रहे हो for example, so you are watching it और आप क्या कर रहे हो उसको, आपका brain it is memorizing all the information. So this function is performed by the सेरिब्रम. अब हमारी लाइफ में इतने इवेंट्स होते हैं, देयर आर मेनी एक्सपीरियंसेस, तो वो क्या होते हैं, हमें मेमोराइज रह जाते हैं. सो इट इज द सेरिब्रम ओनली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके, सो देयर आर सेंसरी एरियाज वेयर information is received from the sense organs like eyes, ears, nose, tongue and skin and gives us the sensation or feeling. ठीक है, तो ये भी क्या होता है, अब जैसे ये जितना भी हो रहा है जो इंफॉर्मेशन है, इट इज बीइंग पास्ड ऑन टू आवर ब्रेन बाय व्हाट, इट इज बीइंग पास्ड ऑन बाय द सेंसरी ऑर्गन्स ओनली. अब जो हमारा ब्रेन है, हाउ इट इज एबल टू लाइक फील द सराउंडिंग्स, आवर एनवायरमेंट, तो वो कौन फील करवाते हैं हमें हमारे सेंसरी ऑर्गन्स. तो जैसे अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो, योर आईज आर प्लेइंग अ रोल, और इस तरीके से योर आईज आर एक्टिंग एज अ organ which are receiving information, and this information is being interpreted by the cerebrum and it is being stored in that part of our brain. ठीक है, similarly ears, you're listening also, you're watching it and you're listening also, right? Your nose, smell, the sensation of smell, the sensation of taste and the sensation, the feeling sensation, hot or cold. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, दे हेल्प इन जस्ट ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. सिमिलरली सेरिब्रम हैज मोटर एरियाज from which instructions are sent to muscles to do various types of jobs. ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, जो सेरिब्रम है उसमें मोटर एरियाज, मोटर इन द सेंस व्हेन वी आर डूइंग सम एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू मसल्स. ठीक है, तो अब क्या है, जो हमारा सेरिब्रम है वो उसको भी कंट्रोल करता है हमारी जो मसल एक्टिविटी होती है, राइट? सो again, where there are more actions of cerebrum, all the voluntary actions of the body are coordinated by the cerebrum. So voluntary actions are basically those actions जिसमें हम क्या होता है, we think and we voluntarily do that action. जैसे if you are writing, तो that is a voluntary action. ठीक है, जिसमें हम सोच रहे हैं और वो एक्शन कर रहे हैं. Like when we are walking, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक voluntary action है. So this happens as follows. The cerebrum receives sensory information through the receptors of sense organs. ठीक है, अब जैसे when you are walking on the road, so you are watching the road with the help of your eyes, you are walking in a way. So the cerebrum interprets this information in the light of previous experiences and takes a decision which it thinks is right. It then sends out instructions to the motor area. ठीक है, तो इसके बाद क्या करता है, हमारा जो सेरिब्रम है, सेंस ऑर्गन ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई, फिर सेरिब्रम ने उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया और उसी हिसाब से क्या करा, इंस्ट्रक्शन सेंड करी टू द मोटर एरिया. मोटर एरिया इज बेसिकली दैट पार्ट विच इज इन्वॉल्व्ड इन द वॉलंटरी एक्शन. So motor area which controls the movement of voluntary muscles so as to make voluntary muscles move to bring about the appropriate responses. ठीक है, so this was cerebrum. Next we will discuss about midbrain. So the midbrain जो है, it controls reflex movements of our head, neck and trunk in response to visual and auditory stimuli. तो अगेन जो मिड ब्रेन है वो जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है वो कंट्रोल करता है, और ये किसकी हेल्प से उसे इंफॉर्मेशन रिसीव मिलती है, थ्रू आवर विजुअल मीन्स हमारी आईज, और ऑडिटरी स्टिमुलाई मतलब क्या है, हमारा
जो सुनने का वो है, ठीक है, हियरिंग स्टिमुलाई। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आई मसल्स। आई मसल्स का रिफ्लेक्स मूवमेंट जो होता है, जैसे कि चेंजेस इन प्यूपिल साइज। जैसे कि क्या होता है व्हेन वी गो इनटू अ डार्क रूम, या फिर अचानक से क्या होता है, लाइट जब स्विच ऑफ हो जाती है ना, तो तब हमारा क्या होता है, हमें फॉर लाइक सेकेंड्स हमें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा प्यूपिल का साइज क्या होता है, तब बड़ा होता है। तो इस तरीके से विजुअल उसके हेल्प से क्या हुआ, जो मिड ब्रेन है उसने हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल किया, और फिर हमारे प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा लाइट हमारी आई प्यूपिल के थ्रू एंटर कर सके, और उसके बाद वी आर एबल टू सी। सिमिलरली अगर आप एक बहुत डार्क रूम में, व्हेन वी आर इन अ मूवी हॉल एंड व्हेन यू गो आउटसाइड, तो एकदम क्या होता है, हमें एकदम नहीं, वी डोंट गेट सेटल डाउन, है ना, एकदम से हमें दिखना क्या हो जाता है, फॉर अ मिनट ऑफ सेकेंड्स, फॉर सम सेकेंड्स हमें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि तब हमारा जो मूवी हॉल में हम होते हैं, तब प्यूपिल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है ना, और जैसे आप एकदम इतनी सारी लाइट आती है, तो वो हमें कुछ सेकंड्स के लिए नहीं दिखता, फिर प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये सारा विजुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है थ्रू आईज, और इस तरीके से जो मिड ब्रेन है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। एंड शेप ऑफ द आईलिड्स, ठीक है, तो इट इज अगेन रिलेटेड टू दिस ओनली। सो इस तरीके से क्या होता है, मिड ब्रेन कंट्रोल्स आर रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। इसके बाद जो पॉन्स है, लेट्स टॉक अबाउट द रीजन्स ऑफ आवर हाइंड ब्रेन। सो द पॉन्स टेक्स पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। तो अब क्या होता है, हमारे जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल सॉरी हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं व्हेन वी रेस्पायर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यू नो, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है। वी रेस्पायर थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में एनारोबिक भी होता है इन द जब ऑक्सीजन का वो होता है, एब्सेंस होता है, या कम ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, देयर आर सेंटर्स इन आवर ब्रेन जो कंट्रोल करते हैं ये सारी चीजें। सो जो पॉन्स है उसका क्या पार्ट होता है, इट टेक्स पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। इसके बाद सेरिबेलम। द सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। It also enables us to make precise and accurate movements. So like when we are walking, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारा एक पैर बिल्कुल इस साइड पड़ रहा है, दूसरा पैर बिल्कुल ही उस तरफ पड़ रहा है। तो एक क्या होता है, we are able to maintain a posture and balance of our body, है ना। तो ये इस तरीके से जो सेरिबेलम है हमें उसमें हेल्प करता है। लाइक व्हेन यू आर डांसिंग, तो आप कितने कोऑर्डिनेशन के साथ, यू नो, कि हमें इतना हाथ इतना ही स्ट्रेच आउट करना है, तो उसमें हमारा कौन हेल्प करता है, सेरिबेलम। So the cerebellum coordinates smooth body movements such as walking, dancing, riding a bicycle, and picking up a pencil, and so on. Right? इसके बाद है medulla. So medulla controls various involuntary actions such as heartbeat, blood circulation, which is related to blood circulation, breathing, blood pressure, and peristaltic movements of alimentary canal. So I hope, क्योंकि आप लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आपने पढ़ा है, you know what are peristaltic movements, right? So it helps in controlling these movements. Medulla is also the controlling center for reflexes, जैसे कि swallowing, coughing, sneezing, secretion of saliva and vomiting. ठीक है, तो हमारे जो इस तरीके के इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय मेडुला, राइट। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा ह्यूमन ब्रेन का, तो ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आप सामने डायग्राम देख रहे हो ह्यूमन ब्रेन का, इट इज एनसीईआरटी ओनली, एनसीईआरटी में है ये डायग्राम, राइट, आपको वहाँ मिल जाएगा। और ये जो डायग्राम है इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम्स में 95% आता है ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको लॉन्ग फॉर्मेट में भी मिल सकता है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है, जिसमें आपको जो ब्रेन है उसके जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं along with this diagram, right? So overall functions, they are very important, and this diagram, it is also very important. तो आप अच्छे से इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करना, and this is your activity after you just see today's lecture, that you have to draw this
diagram in your notebooks. You have to practice this. ठीक है, तो ओके, सो लेट्स सी. सो अभी हमने पूरा ह्यूमन ब्रेन डिस्कस किया है. सो दिस इज द डायग्राम फॉर ह्यूमन ब्रेन. सो व्हेन यू मेक डायग्राम्स, अब ये एक थोड़ा सा एड ऑन है क्योंकि पढ़ तो हम रहे ही हैं, बट इसके अलावा यू शुड नो सम बेसिक्स, है ना, जब आप डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हो या व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर इन योर आंसर शीट. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो आंसर है इट शुड बी प्रेजेंटेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, उसको बहुत ही अच्छे से ही और शी नोज द थ्योरी पार्ट, कि उसको बहुत अच्छे से आता है, उसको ये भी पता है कि सारा लेक्चर अच्छे से पता है क्या आंसर होना चाहिए, बट क्या है, उस बच्चे का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है. उसने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, उसने बहुत ही गंदे हैंड राइटिंग में लिख दिया है शीट में, तो क्या होता है, उससे ऐसा लगता है कि जो उस बच्चे ने लिखा है शायद इट इज रॉन्ग ओनली. सो प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं आपको ऐसे टिप्स भी दूंगी बीच बीच में, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. अब आप जब बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो क्या होता है, जैसे आपके स्कूल टीचर्स होते हैं, दे नो यू, है ना, अब वो आपसे डेली मिलते हैं कि हाँ दिस स्टूडेंट इज लाइक दिस, उसका आंसर ऐसे होता है. बट जब आपकी बोर्ड एग्जाम्स में शीट बाहर चेक होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उस टीचर को नहीं पता अबाउट यू, है ना, वो बस आपका नाम देखते हैं शीट पे, दे डोंट नो यू, है ना. तो अच्छे से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप डायग्राम्स बना रहे हो, दे शुड बी वेरी प्रिसाइज, है ना. आपका प्रेजेंट करने का जो तरीका है इट शुड बी वेरी वेरी गुड. ठीक है, ताकि जो आपने इतना हार्ड वर्क किया है उसमें यू कैन जस्ट स्कोर फुल मार्क्स इन अ क्वेश्चन, राइट. तो अब जैसे आप डायग्राम बनाते हैं, तो यू कैन जस्ट, फर्स्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड ऑलवेज ड्रॉ all your diagrams with pencil only. Please don't use pen for making the diagrams, क्योंकि if you, first thing is pen बिल्कुल भी presentable नहीं होता, and second important point is if you make some mistake here and there, you just can't erase it, right. जबकि जब आप pencil use कर रहे हो, you can easily erase it. So just use pencil while making any diagram, भले ही बहुत छोटे से छोटा डायग्राम हो, but make sure that you use pencil for making that, right. इसके बाद सेकंड पॉइंट इज द लेबलिंग वाला पार्ट. जो लेबलिंग आप कर रहे हो डायग्राम में, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, जैसे आपने डायग्राम बनाया तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बस ऐसे दे जस्ट डू दिस, है ना, अच्छे से वो जा भी नहीं रहा, ऐसे क्या है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, है ना. तो दीज लाइन्स दे डू नॉट लुक गुड, है ना. जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम में प्रॉपर एक एरो है ना, आप लेबल ही तो कर रहे हो, तो एरो बना के तो आप लेबल करोगे अच्छे से, है ना. तो लेबलिंग अब इसमें लाइन में, और जब लेबलिंग करते हो तो बहुत ध्यान से करना है कि हमारी जो लाइन है एकदम ही कहीं इधर उधर ना हो जाए. तो अगर इधर उधर, इट मीन्स वो तो इनकरेक्ट लेबल हो गया, तो आपके उसके मार्क्स फिर डिडक्ट हो जाएंगे, है ना. तो जितना आपने मेहनत की है उतना ही मेहनत से एंड में आपको क्या करना है, प्रेजेंट भी करना है जो आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी है. ठीक है, तब आपको उसमें लेजीनेस नहीं दिखानी ड्राइंग डायग्राम्स बनाते वक्त या आंसर्स लिखते वक्त. you have to be like, you have to respect your hard work, right. so labeling वाला पार्ट होता है. इसके बाद labeling the diagram only. अब जैसे आपको डायग्राम आया ह्यूमन ब्रेन का, है ना, तो बच्चे what they do is they just draw it, है ना, और उसको छोड़ देते हैं. but you should ideally, what you should do is you should label your diagram also. this is also very important कि what you have drawn, आपने ड्रॉ किया क्या है, हमने ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ किया है. ठीक है, सो दीज आर सम शॉर्ट टिप्स मैंने आपको दी विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप यहाँ पे टेस्ट दोगे, मैंने इसलिए भी बताई आपको क्योंकि आई लुक एट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, दे सीम टू बी वेरी स्मॉल बट दे आर नॉट. ठीक है, बिलीव मी, जब आप एग्जाम्स दोगे बोर्ड के तो दीज थिंग्स विल बी सीन, राइट. ओके, सो नाउ आपको एक्टिविटी मैंने अभी बता दी है. ठीक है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है इन योर नोटबुक्स. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर. तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन का है डायग्राम. ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था दिस रीजन लेबल्ड है यहाँ पे. सो दिस region is the forebrain here, then this region is the midbrain here, and we have hindbrain located here. So this whole portion is of the hindbrain, right.
तो अब now let's look at the portions of these region, the different parts. So we have cerebrum here, ठीक है. So this whole muscular, ये जो हमारा पार्ट है, this is the cerebrum, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ठीक है. सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है. यहाँ पे हमारा क्या है, मिड ब्रेन है. सो दिस इज द मिड ब्रेन. और यहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है विच ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है. इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है. तो ये क्या है, हाइपोथैलेमस हो गया, है ना. ये वो फंक्शन, इसका बेसिकली क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू हॉर्मोन्स, ठीक है. ये हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग द हार्मोनल सिक्रीशंस. इट बेसिकली, हाइपोथैलेमस के बारे में हम ये आगे पढ़ेंगे. तो ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करने में कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को. सो इट इज रिलेटेड टू द एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस. ये हम अभी आगे पढ़ेंगे. ओके. सो दिस इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड हियर. देन दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड हियर, ठीक है. तो दिस इज द मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन का आपको अभी याद होगा कि इसमें फर्दर डिविजन्स नहीं है, ठीक है. इसके बाद है हमारा हाइंड ब्रेन. तो दिस रीजन इज द पॉन्स, दिस रीजन इज द मेडुला एंड दिस होल इज द सेरिबेलम, ठीक है. और इसके बाद अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि हमारा जो बोन होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी कवरिंग विच इज कॉल्ड एज स्कल, ठीक है. दिस लेयर इज क्रेनियम एंड दिस होल टुगेदर इज द स्कल, राइट. सो इस तरीके से होता है हमारा ब्रेन, राइट. So this diagram is very very important, students, and this whole topic is very very important. So now let's now discuss how does the nervous tissue so how does the nervous tissue cause action. तो अब जो हमारा nervous tissue है, जो न्यूरॉन्स हैं, है ना, nervous tissue में हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं. they help in causing action. How is this happens? So far we have been talking about nervous tissue and how it collects information, sends it around the body, processes information, and makes decisions based on information, and conveys decisions to muscles for action. In other words, when the action of movement is to be performed, muscle tissue will do their final job. Yes. तो अब क्या होता है, सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन है, उसकी तरह क्या, उसके हेल्प से क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं विच आर पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू, दे कैरी दिस इंफॉर्मेशन. और वो इन दी एंड क्या होता है, जो हमारा मसल टिश्यू होता है वो मोटर उसमें आके एक्ट करता है, मोटर एरिया में, जैसे हमने रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ा था, ठीक है. सो हाउ डू एनिमल मसल्स मूव. सो व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल फाइबर्स मस्ट मूव. How does a muscle cell move? तो muscle cells हमारे कैसे move करते हैं? So the simplest notion of movement at the cellular level is that muscle cells will move by changing their shape so that they shorten. तो हमारे muscle cells कैसे move करते हैं? They contract and relax, है ना. तो अब मसल सेल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. तो जो हमारे मसल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मायोप्रोटीन्स होते हैं. they change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. And when this happens, new arrangements of these proteins give the muscle cells a shorter फॉर्म. तो बेसिकली क्या होते हैं, जो मसल प्रोटीन्स होते हैं, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स और द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर मसल्स विच आर द मसल सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आ गए हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है. तो अब ये जो है, इसमें जो हॉर्मोन्स वाला पार्ट आपको कवर करना है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, दैट इज आवर एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. ओके. तो बट वो स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो व्हाट आर हॉर्मोन्स एंड व्हाट आर ग्लैंड्स, ठीक है. तो हॉर्मोन्स तो वैसे आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा, ऐसा तो नहीं है दैट यू आर स्टडिंग हॉर्मोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली. So still we will see what are hormones. So hormones are chemical substances. तो hormones को हम chemical messengers भी बोलते हैं हमारे body के, ठीक है.
So they are chemical substances which are secreted in very small amounts by specialized tissues in the body, which are called as endocrine glands. These hormones coordinate the activities of living organisms and also their growth. तो hormones भले ही बहुत small quantity में हमारी body में release होते हैं, but they play major roles in our body. तो अब हम क्या बोल सकते हैं? Hormones are chemical substances which coordinate the activities of living organisms and also their growth. So hormones are made inside the body of an organism in very small amounts. अब ये this is very very important. What are the characteristics of hormones? So the hormones are secreted in small amounts by the endocrine glands, right? The hormones are poured directly into the blood and carried throughout the body by blood circulatory system. ठीक है, तो जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर पोर्ट डायरेक्टली. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स which release the hormones, तो उसमें क्या होते हैं? तो hormones they are poured directly into the blood stream और इसके बाद उनका कोई टारगेट ऑर्गन होता है वो जहां पे वो जाते हैं और एक्ट करते हैं. The hormones have their effect at the sites different from the sites where they are made. तो as I just said कि बने वो कहीं हैं बट दे आर उनका जो टारगेट ऑर्गन है जहां पे उन्हें एक्ट करना है वो बॉडी में कहीं और है. ठीक है, सो दैट इज वाई व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर्स. जैसे मैसेंजर्स कौन होते थे पहले के टाइम में? जो क्या करते थे, जैसे जब किंग्स होते थे तब क्या होता था? सेल फोन्स तो नहीं होते थे, है ना? तो जो किंग्स वगैरह होते थे उनके अपने क्या होते थे? मैसेंजर्स होते थे, है ना? जो एक जगह से जो किंग का कोई मैसेज है वो दूसरे किंग तक या कहीं तक भी वो लेके जाते थे. सिमिलरली हॉर्मोन्स क्या करते हैं? दे एक्ट एज मैसेंजर्स इन आवर बॉडी. दे गो टू द टारगेट ऑर्गन और वो वहां पे क्या करते हैं? एक्ट करते हैं. ठीक है, द हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स as I said, and these organs जहां पे एक्ट करेगा हार्मोन, एक स्पेसिफिक हार्मोन, that organ is known as target organ. The hormones coordinate the activities of the body and also its growth. ठीक है, so these are some characteristics of the hormones which are released by the endocrine glands. So now let's discuss about glands. So a gland basically क्या है? It is that structure which secretes a specific substance. Okay, so a gland is a structure which secretes a specific substance or substances in the body. A gland basically है क्या? So it is only a group of cells, or you can say group of cells is known as tissue. So there are two types of glands in the human body. These are exocrine glands and endocrine glands. I hope that you know what are exocrine glands and endocrine glands. So let's see. A gland which secretes its product into a duct or tube is called as an exocrine gland. तो वो exocrine gland वो glands होते हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो किस में सिक्रीट हो रहा है? जाके एक डक्ट में या ट्यूब में. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारा, इट सिक्रीट्स द सलाइवा इनटू व्हाट डक्ट? इनटू सलाइवरी डक्ट. देयरफॉर सलाइवरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया. दस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके क्या बने होते हैं? जिनमें क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. So a gland which does not have a duct and secretes its product directly into what? It directly into the bloodstream. It is called as an endocrine gland. So इसका मतलब हम और भी क्या बोल सकते हैं कि endocrine glands कैसे glands होते हैं? They are ductless glands. ठीक है, जिसमें duct नहीं है, उनका secretion duct में जाके नहीं secrete होगा. So an endocrine gland secretes a chemical substance which is called as hormone. So we can now say that a structure, or you can say group of cells or tissue which makes hormones in the body, it is called as an endocrine gland. ठीक है, और ये तो हमने पढ़ ही लिया कि हॉर्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, which is very very important in this slide, right? So the endocrine glands, they do not have ducts
to secrete their hormones. So that is why they are called as ductless glands. So students, this is very very important. ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो endocrine glands हैं, why they are called as ductless glands. So the endocrine glands release hormones directly into the blood of a person. These hormones, they reach the concerned body part, or you can say just the target body organ through the blood and act on it. So hormones are a kind of chemical messengers. Again, a very important term. ये भी question बहुत पूछा जाता है exam में, that hormones, why they are called chemical messengers, right? A hormone is produced in one part of the body, but it acts on some other part of the body. The hormones are of different types and perform different functions. तो स्टूडेंट्स क्या है, हमारी बॉडी में एक पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है which consists of many endocrine glands. These endocrine glands, they release different types of hormones, and these different types of hormones, they perform different types of functions. राइट तो अब हम पढ़ेंगे द एंडोक्राइन सिस्टम. तो हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं. हमारा बॉडी इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज. सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम. और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आ जाते हैं तो एक बनता है ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये तो आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है. दिस इज नॉट न्यू, है ना. तो एक सिस्टम जो हमारी बॉडी में ऐसा है, इट इज द एंडोक्राइन सिस्टम. सो अ ग्रुप, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस pen first. Okay, so a group of endocrine glands which produces various hormones is called an endocrine system. So obviously endocrine system consists of a group of endocrine glands. The endocrine system is also called as hormonal system because these endocrine glands, they secrete various hormones. That is why it is also called as hormonal system. In addition to nervous system, the endocrine system also helps in coordinating the activities of our body. The endocrine system in our body consists of a number of glands or tissues which make, store, and release chemicals called as hormones. There are a large number of endocrine glands in the human body. The endocrine glands which are present in the human body, they are pineal gland, hypothalamus gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid glands, thymus, pancreas, adrenal glands, testes which are present only in males, and ovaries which are again only present in females. So all these are endocrine glands, and you should know the names of all these endocrine glands. The hormones produced by endocrine glands act as messengers between the nervous system and the organs of our body. तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हार्मोन इज बीइंग रिलीज्ड बाय दिस स्पेसिफिक ग्लैंड एंड व्हाट आर द फंक्शंस which are performed by the hormone which is released by that specific gland. ठीक है, बट उससे पहले let's see the main centers in the body for the coordination of the two systems of control, which is the nervous system and the endocrine system, are the hypothalamus and pituitary gland. ठीक है, तो hypothalamus और pituitary gland जो होते हैं, they आपस में they just like coordinate for controlling the systems of our body. तो जो हाइपोथैलेमस होता है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है ये इंटरप्रेट करने में कि किस तरीके से जो हार्मोन्स है उनकी फंक्शनिंग हो रही है हमारी बॉडी में. जैसे कि जो हाइपोथैलेमस है, इट कोऑर्डिनेट्स द हार्मोनल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल हमारी बॉडी का एक ओवरऑल जो बैलेंस है वो हाइपोथैलेमस मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है, इसे हम और भी क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिस. ठीक है, मैं जस्ट यहाँ लिखूंगी वो टर्म होम्योस्टैटिस.
ठीक है। तो एक होम्योस्टेटिक कंडीशन हेल्प करने में मेंटेन करता है। होम्योस्टेटिस इज बेसिकली व्हाट इट इज अ जनरल बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का एक बैलेंस बने रहना, और वो हाइपोथैलेमस हेल्प करता है बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो। सो द हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रीजन्स ऑफ द ब्रेन and from blood vessels passing through it. This information is passed on to what? Pituitary gland, by which by its own secretions directly or indirectly regulates the activities of all other endocrine gland. So you know हमारा जो master endocrine gland होता है हमारे बॉडी का, that is the pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्यों मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। अब पिट्यूटरी के ऊपर कौन है जो मैसेज भेज रहा है पिट्यूटरी को? वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है। So the hormones are involved in the regulation of several functions in the human body. So again, hormones, they are involved in various functions of body like growth, metabolic activities and reproduction. Reproduction, why we are saying reproduction? Because testes and ovaries are again, they are endocrine glands which produce the reproductive hormones, right? So we will now give the names of endocrine glands, the hormones released by these glands and the functions of these hormones in the human body. So let's start one by one. Okay. So firstly we have hypothalamus. तो already मैं आपको बता चुकी हूँ hypothalamus के बारे में. Hypothalamus gland is present in the brain. तो जब हमने ब्रेन का डायग्राम देखा था अभी कुछ स्लाइड्स पहले, तो मैंने आपको वहां दिखाया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड. सो इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स. तो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ तो कोऑर्डिनेट करता ही है हाइपोथैलेमस. इसके अलावा और भी ऐसे हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, खुद भी रिलीज करता है. ठीक है. तो इट रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स. इनहिबिटरी हार्मोन्स बेसिकली वो हार्मोन्स होंगे जो इनहिबिट करेंगे किसी हार्मोन के रिलीज को, और रिलीजिंग हार्मोन्स वो होंगे जो क्या करेंगे, उसको किसी हार्मोन के रिलीज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. So the function of hypothalamus is to regulate the secretions of hormones from the pituitary gland. That is, so you can generally say जो hypothalamus है, it controls the pituitary hormones. इसके बाद आता है हमारा pituitary gland. So pituitary gland is present just below the brain. तो pituitary gland भी हमने देखा था, जो human brain का हमने डायग्राम देखा था. The pituitary gland secretes a number of hormones. One of the hormones secreted by pituitary gland is the growth hormone. Very very important. जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हार्मोन्स का, वो इसी फॉर्मेट में आता है. जैसे आपको क्या पूछेंगे, आपको एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में पूछेंगे, एक स्पेसिफिक ग्लैंड आपको बताएंगे कि भाई ये जो ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, क्या फंक्शन होता है, या आपको बहुत इनडायरेक्ट सेंस में क्वेश्चन आ सकता है. ये वो आपको एक प्रैक्टिकल सा हॉट टाइप का क्वेश्चन होगा. जैसे वो आपको एक प्रॉब्लम बताएंगे कि ऐसे एक इंडिविजुअल है, उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में, तो ये किस वजह से हो रहा है, कौन से हार्मोन की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हुई है, कौन सा वो हार्मोन है, कौन सा वो ग्लैंड है जहाँ से वो रिलीज होता है. तो इसमें तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बहुत ही बड़ा डायनामिक्स सा ये टॉपिक है ग्लैंड्स का. ठीक है. तो बट व्हेन आई विल गिव यू द असाइनमेंट, तो मैं उसमें सारे तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं सारे तरीके के क्वेश्चंस डालूं. राइट. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन और जीएच, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं ग्रोथ हार्मोन को. सो द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी. नाम से ही पता चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स. अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी, अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की बॉडी में कम अमाउंट्स में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ इन चाइल्डहुड, तो वैसा पर्सन क्या रहेगा, he or she will remain very short and becomes a what? Becomes a dwarf. डॉर्फ मतलब जैसे जो बौने होते हैं, जो उनको हम डॉर्फ्स बोलते हैं, है ना. तो उनकी बॉडी में मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ही डेफिशिएंट है, वो बहुत ही डेफिशिएंसी रहा उसका. ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है, पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन,
he or she will become very tall or a giant. You know, there are Guinness World records of the tallest person and the shortest person. You know that? So उन इसका मतलब जो बहुत ही टॉलेस्ट वाला है उसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हुआ है, और जो बहुत ही शॉर्ट है उनमें ग्रोथ हार्मोन क्या हुआ है, कम रिलीज हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की इसलिए बात करी है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इट इज आज द मोस्ट इन एग्जाम. ठीक है, और ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट में बहुत पूछा जाता है. ठीक है, इसके बाद है हमारा वी हैव थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इज अटैच टू द विंड पाइप इन आवर बॉडी. तो स्टूडेंट्स अभी तो हम इनकी लोकेशन इस तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट अभी हम डायग्राम भी देखेंगे जिसमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन है हमारी बॉडी में. थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन. अब थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन. पिट्यूटरी कौन सा बनाता है, ग्रोथ हार्मोन. राइट, तो अब ये जो थायरॉक्सिन है इट कंटेन्स आयोडीन. The function of thyroxine hormone is to control the rate of metabolism of carbohydrates, fats and proteins in the body. अब क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसको चाहिए आयोडीन किसकी फंक्शनिंग के लिए, फॉर मेकिंग द थायरॉक्सिन हार्मोन. ठीक है, तो आयोडीन इज वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड. देयरफॉर अब अगर डेफिशिएंसी हुई आयोडीन की हमारी डाइट में, इट कैन कॉज अ डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी. And the deficiency of iodine in the diet of a person produces less thyroxine hormone, और उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गोइटर. तो गोइटर इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू. बिल्कुल ये मुझे पता है 100%. गोइटर तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. डेफिशिएंसी डिजीज है जो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, आयोडीन इन द डाइट. तो गोइटर में बेसिकली क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन का होता है, नेक में ही होता है, इन द विंड पाइप. तो वहां पे क्या हो जाता है, पूरा स्वेलिंग आ जाता है. ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम में आता है कि आपको वो एक पिक्चर दे देंगे. ठीक है, एक लेडी किसी की भी है ना, कि जिस जहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग होगा, तो आपको बताना होगा कि भाई ये कौन सी डिजीज है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिजीज, किसका ये डेफिशिएंसी है ना, और व्हाट शुड द पर्सन डू. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. So the main symptom of goiter is that the neck of the person appears to be swollen due to the enlargement of thyroid gland which is located in the neck. People are advised to use iodized salt for cooking food so as to prevent goiter disease. So अब हम इसको ये देखेंगे भी कि ये कैसे ये होता है. So iodine is required by the thyroid gland to make thyroxine hormone. Iodized salt contains appropriate amount of iodine compounds such as potassium iodide. Iodized salt can provide all the iodine needed by thyroid gland to make sufficient thyroxine for our body. Since there will be no deficiency of thyroxine in the body, goiter cannot develop. So it is very, very important that we take sufficient amount of iodized salt which contains iodine in our diet. It is very, very vital for the proper functioning of our thyroid gland. So now we have 3 glands in front of us. So we have parathyroid glands. There are 4 small parathyroid glands which are embedded in the thyroid gland. So क्योंकि ये thyroid gland में ही embedded है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, parathyroid. Parathyroid glands secrete a hormone which is called as parathormone. The function of parathormone is to regulate calcium and phosphate levels in our blood. तो हमारे ब्लड में क्या होते हैं, बहुत सारे आयंस भी होते हैं स्टूडेंट्स. ये जो आयंस होते हैं ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है हमारी बॉडी में. दे आर हेल्पफुल इन दैट ऑल्सो. तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का यही फंक्शन होता है. दे रिलीज पैराथॉर्मोन विच हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन आवर ब्लड. इसके बाद है थाइमस ग्लैंड. So the thymus gland lies in the lower part of the neck and upper part of the chest. Thymus gland secretes thymus hormone which plays a role in the development of immune system of our body.
तो जो थाइमस ग्लैंड होता है, इट इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो थाइमस ग्लैंड बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इन द सेंस कि ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे यू कैन से टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये उसको ट्रेन करने में हेल्प करता है, उनके डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है व्हेन द चाइल्ड इज वेरी यंग। तो जैसे क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी, और इसके बाद क्या होता है, जो थाइमस ग्लैंड होता है इट मतलब इसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इट श्रिंक्स। ठीक है, सो दिस इज द थाइमस ग्लैंड। इसके बाद है पेनक्रियास। सो पेनक्रियास इज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी। Pancreas secrete the hormone insulin, again very vital hormone of our body. The function of insulin hormone is to lower the blood sugar level, or you can say blood, अगर हम बहुत ही और एक अच्छी उसमें बोले टर्म में, the blood glucose levels of our body. Deficiency of insulin hormone in the body causes a disease which is known as diabetes. So diabetes disease is characterized by large quantities, high blood glucose levels, even in urine. The insulin hormone controls the metabolism of sugar. If due to some reason pancreas does not produce and secrete sufficient amount of insulin into our blood, then the sugar level obviously they will rise. And these high sugar level in the body, they can cause harmful effects to our body, right? The person having high sugar level in blood or diabetes, that person is known as diabetic. So diabetic persons are advised by doctors to obviously take लेस शुगर इन द डाइट, क्योंकि पहले ही जो शुगर है, जो इंसुलिन का डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से शुगर बॉडी जो शुगर है उसको रेगुलेट नहीं कर पा रही, तो उस केस में शुगर हाई जा रही है, तो अगर आप और एक्सटर्नल शुगर लेंगे तो उससे और ग्लूकोज लेवल्स बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला एडवाइस तो यही होता है, टू टेक लेस शुगर इन द डाइट। कॉमन डायबिटीज आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग डाइट, रिड्यूसिंग वेट, डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड टेकिंग मेडिकेशंस। सो द पर्सन हैविंग सीवियर डायबिटीज, तो अगर माइल्ड है डायबिटीज, जो लेवल्स हैं ग्लूकोज के, दे आर माइल्ड डायबिटिक, तो उस केस में क्या है, ये दीज आर जनरल थिंग्स विच आई एडवाइस टू द पेशेंट्स। बट अगर बहुत ही सीवियर डायबिटीज है तो उस केस में हमें एक्सटर्नली क्या करना पड़ता है, इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना पड़ता है टू द पेशेंट। सो दीज सच पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ insulin, right? And this external insulin, it just goes inside our body, acts like normal insulin, and helps in regulating the blood glucose levels back to normal. So this was pancreas. So pancreas very important, right? इसके अलावा pituitary gland, very important. So now we have 3 more glands in front of us. So let's discuss about adrenal glands. So there are 2 adrenal glands which are located on the top of 2 kidneys. The adrenal glands secrete adrenaline hormone. So you know adrenaline rush, so it is related to that only. So the function of adrenaline hormone is to regulate heart rate, breathing rate, blood pressure, and carbohydrate metabolism. So adrenal hormone is secreted in small amounts all the time, बट इन अब क्या है, जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में हर टाइम थोड़े अमाउंट में क्या होता है, रिलीज होता है। बट व्हेन वी आर वेरी एक्साइटेड, और जब हम, या फिर वी आर वेरी फ्राइटन इन द सेंस बहुत ही हम डरे हुए हैं किसी सिचुएशन में, तो उस केस में क्या होता है, जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, इट इज रिलीज्ड इन लार्ज अमाउंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है ना, ब्रीथिंग रेट बढ़ता है, ज्यादा एकदम से क्या होता है, स्पाइक होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और उस एनर्जी के हेल्प से हम क्या करते हैं, या तो वी कैन फाइट इन दैट सिचुएशन और वी कैन जस्ट रन इन दैट सिचुएशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी यू आर गोइंग इन अ वेरी फॉरेस्ट में, आप कहीं जा रहे हो अकेले, है ना, और इस सिचुएशन को सोचो आप, है ना, कि आप आराम से जा रहे हो और एकदम से आपके सामने क्या आ जाता है, एक लायन आ जाता है या टाइगर आ जाता है ना। तो उस केस में क्या होगा, आप आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, दे आर रिसीविंग दिस इंफॉर्मेशन एंड दे आर सेंडिंग इट टू द ब्रेन। तो क्या होगा, जो आपका एड्रेनलिन ग्लैंड है आपकी बॉडी में, एकदम हाई अमाउंट में क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा।
और उससे आपकी क्या होगी, एकदम हार्ट बीट बढ़ जाएगी, है ना, एकदम ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, और आपकी बॉडी में बहुत सारा क्या होगा, ग्लूकोज रिलीज होगा, जो आपको क्या कर देगा, बहुत सारी एनर्जी देगा। तो ऑब्वियसली आई थिंक उस सिचुएशन में आप फाइट तो करेंगे नहीं, है ना, तो आप एकदम क्या करेंगे, आप भागेंगे, या फिर क्या होगा, एकदम आप एकदम एक सडन एक वो होगा, रिस्पॉन्स होगा आपका, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, व्हेन वी आर फ्राइटेन और व्हेन वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ज्यादा एड्रेनलिन हार्मोन उस सिचुएशन में रिलीज होता है। तो इसे हम और भी हम इसे क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोला जाता है। तो बहुत ये क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, है ना, एग्जाम्स में। सो व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट, इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर एक्शन, है ना। इट स्पीड्स अप हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, raises blood pressure and allows more glucose, or you can just say carbohydrates, to go into the blood to give us a lot of energy quickly, ताकि हम we can just fight or we can just flight. Flight means we can just run away from the situation. Adrenal glands are often called glands of emergency also. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एड्रेनल ग्लैंड का जो टॉपिक है. इट इज इजी एंड इट इज येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इसके बाद द नेक्स्ट ग्लैंड, they are related to they are reproductive glands basically. So we have testes. So testes are the glands which are present only in males. Testes make male sex hormones which is called as testosterone. The function of testosterone hormone is to control the development of male sex organs and male features. जो भी ऐसे सारी features हैं, ऐसे सारी जो organs हैं, जैसे कि deeper voice, mustache, beard and more body hair. All these changes caused by testosterone are associated with male puberty, which the boys attain at an age of 13 to 14 years. So puberty is basically the sexual maturity. The testes also make the male gametes, the reproductive gametes, which are called as sperms. Okay. And then we have the gland which is present in females, which are ovaries. So ovaries make two female sex hormones, which are estrogen and progesterone. The function of estrogen hormone is to control the development of female sex organs and female accessory features such as feminine voice, soft skin, and mammary glands. All these changes caused by estrogen are produced with female puberty, which the girls attain at an age of 10 to 12 years. The function of progesterone hormone is to control the uterine changes in the menstrual cycle. तो menstrual cycle is something जो आप अभी आगे जब reproduction chapter आप पढ़ोगे तो उसमें आपको डिटेल में भी बताया जाएगा, ठीक है. It also helps in the maintenance of pregnancy. The ovaries also make the female gamete, the female sex cells, which are ova, or you can just say eggs. ठीक है. So these were 3 हमारे जो लास्ट वाले वो थे ग्लैंड्स थे. तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसका डायग्राम. अब ये जो डायग्राम है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड नाउ आई हैव अनदर एक्सरसाइज फॉर यू. एंड व्हाट इज दैट एक्सरसाइज? दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दीज 2 डायग्राम्स आल्सो, राइट. तो आप ये दोनों जैसे ही आज आप लेक्चर के बाद जाओगे, है ना, घर जब जाओगे तो आपको एक तो ये ब्रेन वाला डायग्राम प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और देखिए जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है इन ह्यूमन बीइंग्स वाला डायग्राम, ये आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये दोनों ही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर में क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आपको डायग्राम दे देंगे सामने, बट लेबलिंग नहीं होगी, है ना. आपको लेबल करके दे देंगे. जैसे क्या होगा, जैसे कि अभी ये है डायग्राम, कुछ नहीं होगा इसमें. एक कोई ग्लैंड को एक्स कर देंगे, किसी को वाई कर देंगे, है ना. तो ये रट्टाफिकेशन वाली चीज नहीं है स्टूडेंट्स. रट्टाफाई मत करना, क्योंकि अब आप यू आर नॉट स्मॉल किड्स कि आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि A to Z यू हैव टू टेल, है ना. ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकती हैं चीजें. तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ द रट्टाफिकेशन, राइट. तो ये है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स. सो मेल एंड फीमेल अलग अलग इसलिए बताया गया है क्योंकि जो ओवरीज और टेस्टिस हैं उसका यहाँ पे डिफरेंस आता है. सो दिस इज द पीनियल ग्लैंड हियर, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना. अभी हमने वहां पे अच्छे से देखा था. हाइपोथैलेमस यहाँ पे है,
ठीक है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट हेयर, है ना, और थायराइड ग्लैंड में ही एम्बेडेड हमारे होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। बेसिकली इन दिस पोर्शन इज द थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, थाइमस लोकेटेड है, ठीक है, विंड पाइप के थोड़ा सा नीचे जब हम जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा है पेनक्रियास, ठीक है, किडनी के ऊपर जो लोकेटेड है हमारे यहाँ पे, दीज आर द एड्रेनल ग्लैंड्स, ठीक है। एंड इसके बाद जो मेल स्पेसिफिक ग्लैंड यहाँ पे आ गया वो है टेस्टिस, ठीक है। सो नाउ ऑल दीज आर सेम हियर, ठीक है, एंड ओनली द डिफरेंस इज ओवरी, कि फीमेल्स में क्या होता है, ओवरीज आर लोकेटेड, ठीक है। तो अब ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये सारा हमारा क्या था, जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें जो रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स और उनके जो फंक्शंस होते हैं। अब क्या होता है, अब क्या हमारी बॉडी में किस तरीके से कंट्रोल होता है कि कितना हार्मोन कहाँ कितना कैसे रिलीज हो रहा है। तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। कि हम क्या दे रहे हैं, हमारी जो बॉडी है वो क्या दे रही है, एक फीडबैक ले रही है ना, कि किस तरीके से हार्मोन्स के हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो किसी भी हार्मोन की डेफिशिएंसी होना या उसका एक्सेस में रिलीज होना, इसका हमारी बॉडी पे क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन रिजल्ट्स इन अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज, whereas excess of insulin in the body can lead to coma. So it is very necessary that the hormones are secreted by the glands in our body. They are released in precise quantities which are required for the normal functioning of the body. अब ताकि वो प्रिसाइज क्वांटिटी में रिलीज हो, इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए हमारी बॉडी में, है ना। दिस मीन्स दैट देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स इन द बॉडी. The timing and amount of hormones released by various glands are controlled by feedback mechanism, जो हमारी बॉडी में क्या होता है, इनबिल्ट होता है. तो फीडबैक मैकेनिज्म का क्या एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर लेवल राइज होते हैं तो वो कौन डिटेक्ट कर लेता है, इट इज बीइंग डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रियास which respond by producing and secreting more insulin into the blood. और जब ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल क्या होते हैं, दे जस्ट फॉल, है ना. एंड एज द ब्लड शुगर फॉल्स टू अ सर्टेन लेवल द सिक्रीशन ऑफ रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली. और जब फिर से क्या होता है, पहले ज्यादा इंसुलिन रिलीज हुआ, फिर जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है, फिर से क्या हो जाता है, जो इंसुलिन का लेवल होता है रिलीज होने का वो कम हो जाते हैं. तो इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, एक ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो हॉर्मोन्स का रिलीज है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है ना. ये तब है जो हमारी बॉडी नॉर्मल है, हमारी बॉडी में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है. जैसे अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं है तो इस तरीके से क्या होगा, कंट्रोल होगा. एक जो इंसुलिन की नहीं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आयोडीन है ना, अगर आयोडीन की हमारी बॉडी में एक प्रॉपर वो ज्यादा है, एडिक्वेट अमाउंट ज्यादा है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक फीडबैक मैकेनिज्म है ना, जो कंट्रोल करेगा थायरोक्सिन हार्मोन के रिलीज को. तो हमारी बॉडी में ऐसा एक इनबिल्ट सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना हमारी बॉडी में वो हार्मोन, एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हम आज यहाँ का जो लेक्चर है हमारा, आज पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश करेंगे. तो अब हमने सारा जितना भी ह्यूमन से रिलेटेड था, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो सारा हमने कवर कर लिया है. और अब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट बचा है, इट इज फॉर प्लांट्स, दैट हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, राइट. तो हम उनसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टिल देन what you have to do is you have to practice the diagrams which were discussed in today's lecture, and I hope you all just draw very good diagrams और अच्छे से आप प्रैक्टिस करो. और जितना हमने आज के लेक्चर में कवर किया है, just go, when you go to your homes, just go through the book and read it all, right? So students, I will just now end this lecture. Thank you so much and study well. Bye bye.